हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझते हैं। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है कि इफ मेनी पीपल आर सिटिंग इन सर्कुलर पाथ, इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि मान लो कि बहुत सारे लोग अगर एक सर्कुलर पाथ में बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, मतलब सब जो है इस सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, इसकी तरफ देख रहे हैं, इसकी तरफ उनका पीठ नहीं है बल्कि उनकी नजरें इस तरफ है, ठीक है? तो इधर फेस करके वो बैठे हुए हैं। देन देयर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा आर एज गिवन बिलो। अब उनका जो पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, है ना? और किसी के रेस्पेक्ट में किसी का पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करना होगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक सर्कुलर है एंड हेयर दिस इज, ये लेफ्ट है। तो कैसे जाने कि ये लेफ्ट है और कैसे जाने कि ये राइट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये राइट है और क्लॉकवाइज ये लेफ्ट चल रहा है, कैसे माने? तो देखो जो भी पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ होगा, हम्म, आप देखो इधर उसका फेस है, यानी ये उसका राइट हैंड होगा और ये इधर उसका लेफ्ट हैंड होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, सपोज यहाँ कोई पर्सन बैठा हुआ है और ये जो है ये ऐसे बैठा हुआ है, तो बहुत खराब बन गया नहीं? चलो थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं जस्ट समझने के लिए। मान लो ये ऐसे सिटेड है ना? उस तरफ है ना? तो उसकी नजरें उस तरफ है, क्यों? क्योंकि उस तरफ ही यहाँ पर सेंटर है। तो ये इसका राइट हैंड है और ये इसका क्या है? लेफ्ट हैंड है, ठीक है? तो अगर इसका लेफ्ट हैंड यहाँ है तो इसके बाजू में यहाँ पर जो बैठा होगा, है ना, इसका भी लेफ्ट हैंड यहाँ होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ होगा और राइट हैंड यहाँ होगा, ठीक है? तो इस तरह से लेफ्ट 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 करते हुए ये जो कंप्लीट सर्कल घूम रहा है, आप देखो ये लेफ्ट साइड का सर्कल घूम रहा है। उसी तरह से ये राइट हैंड है इसका, तो यहाँ जो पर्सन बैठा हुआ होगा, ये जो पर्सन बैठा हुआ होगा सपोज, तो इसका ये लेफ्ट होगा और इसका ये राइट होगा, है ना? तो यानी इसका राइट यहाँ, इसका राइट यहाँ, इसका राइट यहाँ, तो ये जो घूम रहा है ये राइट घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो राइट चलेगा और क्लॉकवाइज जो होगा वो लेफ्ट चलेगा। क्लियर है? तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। सो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए है यहाँ, तो ए का चेहरा इधर होगा। अब आप खुद को यहाँ पर बैठा करके देखो तो आपका राइट हैंड किधर है और लेफ्ट हैंड किधर है? तो आपका लेफ्ट हैंड इधर आएगा और राइट हैंड इस तरफ आएगा, ठीक है? और अगर ऐसा है तो लिखा है बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट इसमें ए के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है बी के लेफ्ट में है। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के लेफ्ट में है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो डी के लेफ्ट में है। तो ये कहने का तरीका है, इस तरह से कहा जाता है। या फिर एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये एफ जो है ई के लेफ्ट में है। उसी तरह से जी जो है वो एफ के लेफ्ट में है, एच जो है वो जी के लेफ्ट में है और ए जो है वो एच के लेफ्ट में है, ठीक है? उसी तरह से ए इज टू द राइट ऑफ बी, अगर बी के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो ए जो है बी के राइट में है, क्योंकि बी का ये लेफ्ट होगा और बी का ये राइट होगा। तो बी के राइट हैंड साइड में ये बैठा हुआ है। उसी तरह से
बी इज टू द राइट ऑफ सी, बी जो है वो सी के राइट में है। उसी तरह से सी इज टू द राइट ऑफ डी, सी जो है वो डी के राइट साइड में है। देन डी इज टू द राइट ऑफ ई, डी जो है वो ई के राइट हैंड में है, यानी ई का राइट ये है, ई का लेफ्ट ये, तो ई के राइट हैंड में डी बैठा हुआ है ना। उसी तरह से E is to the right of F, F is to the right of G, G is to the right of H and H is to the right of A। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से कही जाती हैं और इस तरह से ये सेंटेंस इसमें ये बनता है। अब आप आगे देखते हैं। इफ मेनी पीपल आर सिटिंग इन अ रो, मान लो ये तो सर्कल में था, लेकिन अगर रो में बैठा हो, है ना, जैसे यहाँ पर एक सीधी लाइन पर बैठा हुआ हो, देन देयर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा आर एज गिवन बिलो। तब उनका पोजीशन कैसा दिया रहेगा, जैसे मान लो ए बी सी डी ई बैठा हुआ है, तो ए बैठा है और उस तरफ उसका चेहरा है ना, ए का चेहरा उस साइड है, यानी यहाँ से जो आप देख रहे हो वो उसके बैक साइड को आप देख रहे हो, उसका फ्रंट जो है वो दैट साइड है। तो इसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, इसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, है ना, इसका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, इस डी का राइट हैंड यहाँ होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ होगा, ई का राइट हैंड यहाँ होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ होगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए का लेफ्ट यहाँ है और ई का राइट साइड यहाँ है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसा, या इसी पोजीशन को हम लोग कह सकते हैं टुवर्ड्स राइट या टू राइट, टुवर्ड्स दिस इज राइट या टू राइट, है ना। B इज टू द राइट ऑफ ए के राइट में B बैठा है। D इज टू द राइट ऑफ B, देखो B के राइट साइड में D बैठा है, ऑब्वियसली C भी बैठा है, लेकिन D जो है वो B के तो राइट में ही है ना। वैसे ही अगर हम लोग को इस तरह से डायरेक्शन देखना हो या कहना हो तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम राइट, राइट से, है ना, फ्रॉम राइट, या टू लेफ्ट जो यहाँ लिखा है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट या टू लेफ्ट। तो फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो। फ्रॉम राइट लिखा है मतलब राइट से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर। तो ये कुछ चीजें होती है जो हम लोग को दिमाग में रखना है ना। इफ इट इज गिवन दैट रंजना इज टॉलर देन विभूति, देन इट विल बी रिटन एज रंजना टॉलर देन विभूति। ठीक है, आप लिखने के लिए ऐसा लिख लो, पर अगर आपको लगता है कि हमको कुछ ऐसे लिखना है कि रंजना इज टॉलर देन विभूति, कुछ ऐसा, है ना, यानी रंजना ज़्यादा टॉल है, विभूति जो है उसका हाइट कम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप इसको फॉलो कर लीजिए। रंजना इज ग्रेटर देन विभूति नहीं है, ये ध्यान रखना, आप क्या लिख रहे हो, इज टॉलर देन विभूति। इफ इट इज गिवन दैट श्यामा इज स्मॉलर देन अर्चना, देन आप कैसे लिखोगे कि श्यामा लेस देन अर्चना, लेस देन का आप साइन लगा लो। तो लेस देन आप लगा जरूर रहे हो, पर आपको यही समझ में आएगा कि हम लोग हाइट का बात कर रहे हैं, तो दिस इज स्मॉलर देन अर्चना। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, क्या, क्योंकि श्यामा स्मॉलर है अर्चना से, है ना, तो इसका मतलब अर्चना इज टॉलर देन श्यामा, तो आप लिख सकते हो अर्चना इज टॉलर देन श्यामा, है ना। तो इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट का, ये हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, है ना, देर इज वन टेनिस प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट है, तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हम लोग सिटिंग पोजीशन के ऑर्डर का भी कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, ये हम लोग के पास आ सकता है वो क्वेश्चन। अब सिटिंग पोजीशन में सर्कुलर वे में अगर बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं लोग, तो वो भी बन सकता है। एक लाइन में बैठे हुए हैं तो भी बन सकता है। ये लाइन आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मतलब हॉरिजेंटल लाइन भी हो सकता है, ये लाइन आपका वर्टिकल लाइन भी हो सकता है। जैसे मॉर्निंग असेंबली में हम लोग सीधे खड़े होते हैं, एक स्टूडेंट यहाँ उसके पीछे, यहाँ उसके पीछे, यहाँ उसके पीछे, यहाँ उसके पीछे, यहाँ, तो इस तरह के भी अरेंजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। 5-6 लोग हैं, ये उससे टॉलर है, वो उससे टॉलर है, ये इससे शॉर्टर है, वो उससे शॉर्टर है, इस तरह के क्वेश्चन में भी ऑर्डर का क्वेश्चन लग सकता है। ठीक है,
तो उसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी ऑर्डर से ही रिलेटेड है। देखते हैं क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं, देयर इज वन टेनिस प्लेयर। अब देखो कोई एक जो है वो टेनिस प्लेयर है, एक जो है वो चेस प्लेयर है और एक जो है बैडमिंटन प्लेयर है। ऐसा नहीं लिखा है कि सम आर टेनिस प्लेयर, लिखा है वन, मतलब एक ही है। तो एक टेनिस हो गया, एक चेस हो गया, एक बैडमिंटन प्लेयर हो गया, तो 3 हो गया और है कितने, 5, है ना। ए एंड बी आर अनमैरिड लेडीज, तो ए और बी ये दोनों अनमैरिड लेडीज हैं। अब एक चीज और, अगर आप साइंस के बायो के स्टूडेंट हो तब तो आपको पता होगा, और आप अगर बायो के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख लो कि हम लोग जो साइन यूज करते हैं बॉयज के लिए वो हम लोग यूज करते हैं ऐसा, और गर्ल्स के लिए जो हम लोग साइन यूज करते हैं वो हम लोग साइन यूज करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, जो भी क्वेश्चन में बॉयज या गर्ल्स रिलेटेड एज सच चीजें रहेंगी वह हम लोग इस साइन को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए एंड बी आर अनमैरिड लेडीज, मतलब गर्ल्स हैं ये लोग, लेडीज हैं, फीमेल हैं, तो यानी ए और बी जो है वो क्या हो गया, फीमेल है ना, हम लोगों ने साइन यूज कर लिया, ओके। एंड डू नॉट प्ले एनी गेम, तो चलो ए और बी तो कोई भी गेम ये लोग नहीं खेलते, इसका मतलब सी डी ई लोग ही खेल रहे हैं, है ना। तो कोई टेनिस होगा, कोई चेस होगा, कोई बैडमिंटन होगा। देयर इज अ कपल इन द ग्रुप ऑफ विच ई इज हस्बैंड। अच्छा, इस 3 में 2 लोग कपल है, मतलब जिसमें ई जो हस्बैंड है इसका मतलब ई की कोई वाइफ होगी, ठीक है, यानी ई हस्बैंड है तो ई तो डेफिनेटली मेल हो गया, राइट। और सी और डी में कोई एक फीमेल होगी, या हो सकता है दोनों फीमेल हो, लेकिन एक जो है वो इसकी वाइफ होगी, है ना। नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस। अब देखो ये ए और बी तो कुछ खेलता नहीं है, इसको तो आप हटा दो, है ना, मतलब कुछ खेलती नहीं है, दोनों लेडीज हैं। और बचे हुए जो लोग खेल रहे हैं उनमें से कोई भी लेडी जो है वो चेस नहीं खेलती है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ई खेल रहा होगा, क्योंकि ई तो मेल है ना, और बैडमिंटन, या बैडमिंटन भी नहीं खेल रही है, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, अब ई जो है वो ब्रदर है सी का, ठीक है। एंड इज नाइदर अ टेनिस प्लेयर नॉर अ चेस प्लेयर, ना तो ये टेनिस खेलता है और ना ही ये चेस खेलता है। कौन, ई के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अब ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो सी का ब्रदर है, बट ये तो मेंशन नहीं हुआ ना कि सी फीमेल है या मेल है ना, क्योंकि इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है। इसका मतलब डी जो है वो डेफिनेटली फीमेल हो गई, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके भाई हैं, ठीक है। अब ये अगर फीमेल हो गई तो ये चेस या बैडमिंटन नहीं खेलती है, तो चेस नहीं, बैडमिंटन नहीं, इसका मतलब डी जो है वो क्या खेल रही है, टेनिस खेल रही है। और ई का हिसाब क्या है कि ई जो है वो टेनिस भी नहीं खेलता है और चेस भी नहीं खेलता है, तो जब टेनिस भी नहीं खेलता और चेस भी नहीं खेलता मतलब ये जो है वो क्या खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, तो ई जो है वो बैडमिंटन खेल रहा है। हु इज द बैडमिंटन प्लेयर, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि बैडमिंटन कौन खेलता है, तो ऑब्वियसली ई जो है वो बैडमिंटन खेलता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ई। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि इसमें अरेंजिंग इन ऑर्डर का ही ये क्वेश्चन है ना, कि ये टेनिस खेल रहा है, कि वो चेस खेल रहा है, कि वो बैडमिंटन खेल रहा है, एक ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करते जा रहे हैं, इसलिए ये ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ई, है ना, कि ई जो है वो बैडमिंटन खेलता है। बढ़ते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल है उसमें, पावा इज बिगर देन जावा। अच्छी बात है। तो देखो पावा है, जावा है, मावा है, रावा है, सावा है, अरे भाई क्या बात है, वावा है, वावा। ठीक है। तो देखो हम लोग इसको शॉर्ट से यूज करते हैं, पावा इज बिगर देन जावा। चलो भाई, जावा इज बिगर देन मावा, जावा जो है वो बिगर देन मावा, ओके। रावा इज नॉट एज बिग एज सावा, देखो रावा उतना बड़ा नहीं है जितना सावा है, इसका मतलब रावा जो है वो सावा से छोटा है, रावा जो है वो सावा से छोटा हो गया। बट इज बिगर देन जावा, लेकिन रावा जो है वो जावा से बड़ा है, ठीक है। मावा इज नॉट एज बिग एज जावा, अच्छा मावा
जावा जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब जावा इज बिगर देन मावा, और हम लोग कह सकते हैं मावा इज स्मॉलर देन जावा। तो खैर यहाँ भी एक इक्वेशन हम लोग का मतलब एक चीज यहाँ बना था कि जावा इज बिगर देन मावा, और यहाँ भी बन रहा है कि जावा इज बिगर देन मावा या मावा इज नॉट एज बिग एज जावा, सेम चीज लिखा हुआ है। कह रहा है हु इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है ना, सबसे छोटा कौन है। तो देखो पावा इज बिगर देन जावा, जावा इज बिगर देन मावा। हम लोग इस चीज को थोड़ा सा यहाँ लिख ले, इसको करते हैं कि पावा इज बिगर देन जावा एंड जावा इज बिगर देन मावा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो रावा इज बिगर देन जावा, ठीक है, जावा इज बिगर देन मावा, बट जावा इज स्मॉलर देन रावा, जावा इज स्मॉलर देन पावा ऑल्सो। लेकिन पावा और रावा के बीच का रिलेशन नहीं है अपने को पता, है ना, जो भी है। लेकिन जावा इधर कहीं आ जाएगा, सॉरी रावा इधर कहीं आ जाएगा, क्योंकि रावा इज बिगर देन जावा, है ना। और तो कुछ नहीं, क्योंकि ये रिलेशन तो अपना पहले ही इस जगह पर सेटिस्फाई हो चुका है, तो अपने को 4 ही रिलेशन पता है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें, है ना, तो हमारा फाइनल ये क्या बन जाता है कि पावा इज ग्रेटर देन और बिगर देन रावा इज बिगर देन जावा इज बिगर देन मावा। यही हम लोग का फाइनल कंक्लूजन आता है। तो हमने एक इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है हु इज स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा कौन है, तो क्या मावा सबसे छोटा है, तो बिल्कुल मावा जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। वही चीज यहाँ भी इसमें बताया गया है, पावा जावा जावा मावा, ठीक है। सावा इज ग्रेटर देन bigger than Rava, and Rava is greater than or bigger than Java, and Java is bigger than Mava. Okay, Sava is bigger than Rava, and Rava is bigger than Java. देखो थोड़ा सा एक और कुछ है यहाँ पर जो छूट गया, सावा इज बिगर देन, वैसे आंसर आ चुका है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा, सावा इज बिगर देन रावा एंड रावा इज बिगर देन जावा। व्हाट अबाउट पावा, तो सावा इज बिगर देन रावा, यानी यहाँ पर सावा भी आ जाएगा। देखो सावा इज बिगर देन रावा एंड पावा इज बिगर देन जावा, तो इसका मतलब सबसे पहले पावा आ जाएगा, बिगर देन सावा आ जाएगा, बिगर देन रावा आ जाएगा, बिगर देन जावा आ जाएगा, बिगर देन मावा आ जाएगा, ठीक है। खैर हम लोग का तो ये बन चुका है, कोई ये नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें जो एग्जाम्पल है इसके लिए जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो क्या है कि 7 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक लाइन है उसमें ये लोग खड़े हैं। अब देखो इस लाइन में, लाइन हमारा वर्टिकल भी हो सकता है ना, लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्टिकल हम लोग खड़े कर देंगे तो इसका जो लेफ्ट होगा इस सबका लेफ्ट यही होगा, और ये सबका राइट यही हो जाएगा, है ना। अगर उस तरफ फेस करके खड़े हैं तो इन सब का लेफ्ट इधर होगा, इन सब का राइट इधर होगा। लेकिन अगर एक हॉरिजेंटल लाइन पर ये लोग खड़े हैं, खड़े हैं मानो, है ना, स्टैंड कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, करते करते इस लास्ट वाले का राइट यहाँ हो जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो वही चीज यहाँ पर दिया है, तो आप मान के चलो कि यहाँ पर जो लोग स्टैंड कर रहे हैं लाइन में, वो लाइन क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। नाउ G is to the right of D and to the left of B. A is to the right of C. A and D have one child between them. E and B have two children between them. D and F have two children between them. देखो कौन एक्सट्रीम है, कौन राइट में, कौन एक्सट्रीम है लेफ्ट में, है ना, या लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, ये कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है। बस ये जो जम्बलिंग है इसको आपको लेकर के अब बनाना है, सॉल्व करना है, और जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है, उसको आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे करते हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज एक्सट्रीम राइट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द ऑर्डर इज ऐसा, सॉरी, देन हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल में कौन है, हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है, तो ये सारा
क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसा ये है। तो कह रहा है जी इज टू द राइट ऑफ डी। मान लो हम डी को यहाँ ले लें, ठीक है, और उधर फेस कर रहा है, सबका फेस उधर है, मतलब हम लोग सबके बैक साइड को देख रहे हैं, सबका फ्रंट साइड जो है वो आगे की तरफ है, ठीक है। तो यानी इसका लेफ्ट यहाँ होगा और इसका राइट यहाँ होगा, ठीक है। तो आप मेंशन कर लो ये लेफ्ट और ये राइट। तो जी इज टू द राइट ऑफ डी, यानी डी के राइट साइड में जी है, अच्छी बात है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और बी के लेफ्ट में है ना। जी इज टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में है, एंड जी जो है वो लेफ्ट ऑफ बी है, यानी बी यहाँ कहीं आएगा। अब ये सेटिस्फाई हो चुका है, बी के लेफ्ट में जी है ना, और डी के राइट में जी है, क्लियर। ए इज टू द राइट ऑफ सी। अब ए जो है एक अलग बना लो, ए इज टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी अगर इधर है तो सी के राइट में ए है। अच्छा जी, ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम। इसका मतलब ए में और डी के बीच में एक बच्चा जो है वो बीच में है, ठीक है। तो देखो डी जी बी हो चुका है, हमारा डी, हमारा जी और बी हो चुका है, बचा ए सी ई एफ, जिसमें ए और सी जो है वो कुछ ऐसा बैठा होगा, लेकिन ए और डी के बीच में एक बच्चा होगा, ठीक है। ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई एक चाइल्ड बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए और डी दोनों पास पास में नहीं है, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर ए हो गया, है ना, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ये ए है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई एक है जो बैठा हुआ है, और सी जो है वो इसके लेफ्ट में है। तो हमारा रिलेशन जो है या तो डी सी ए बन जाएगा, ठीक है, और या फिर सी ए डी तो नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है इसके बीच में कोई आ जाए, यानी यहाँ पर एक पोजीशन खाली मिल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, हाँ ये तो हम लोग कर लिए, है ना। देन ई एंड बी हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन देम, ई और बी, तो ई और बी के बीच में दो चिल्ड्रन है, तो या तो ई यहां होगा, है ना, या तो ई, छोड़ो यहां नहीं लिखते हैं, या तो ई यहां हो जाएगा, तभी तो डी और जी जो है इसके बीच में है, और या फिर ई ऐसा जगह पर होगा कि उसके बीच में दो है, तब बी आ रहा है। तो ई और बी राइट है कि लेफ्ट है ये चीज नहीं दिया, बस ये दिया है कि इसके बीच में दो चिल्ड्रन है। डी एंड एफ हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन देम, डी और एफ के बीच में दो चिल्ड्रन होगा। तो देखो डी और एफ के बीच में दो चिल्ड्रन होना है। अच्छा भाई, तो डी और एफ, एफ को अगर हम लोग यहां बैठा दें तो डी और एफ के बीच में दो चिल्ड्रन आ गया, है ना, और ई को हम लोग यहीं पर रहने दें, यहां ना रखें, तो ई और बी के बीच में भी दो चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। अब देखो सी और ए का जो कहानी था, ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम एंड ए इज टू द राइट ऑफ सी, ये तो ऐसा ही होगा जैसे भी जहां भी रखो आप, सी ए के राइट में ही होना है। मतलब ए जो है वो सी के राइट में होना है, ठीक है। तो ए और डी के बीच में एक चिल्ड्रन, एक चाइल्ड है, तो क्या हम ए को यहाँ लिख दें और सी को यहाँ लिख दें? तो ए बी सी डी ई एफ जी कंप्लीट हो गया, हो गया कंप्लीट। हम लोग फाइनली इसको लिख लें कि ये कुछ अरेंजमेंट हम लोग का कैसा बनेगा। तो ये अरेंजमेंट हम लोग का बनेगा, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लूं। चलो इसको भी हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, है ना। तो
ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा CAEDGBF, है ना। एक बार फिर से देख लें इसको, मिला लें। G is to the right of D. G is to the right of D. Now this is left and this is right. G is to the right of D. क्लियर है, सही है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, G is जो है वो B के लेफ्ट में है, ये भी बात सही हो गया। A is to the right of C. A जो है वो टू द राइट ऑफ C है, C के राइट में A है, बिल्कुल सही बात है। A and D have one child between them. A and D have one child between them, जो कि E है। E and B have two children. E and B have दो children in between. D and F have two children between them. E और D और F, तो D and F के बीच में दो चाइल्ड बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ। हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है, F है। हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकदम मिडिल में D है, यानी C, है ना। देन हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, तो भाई C है, दैट इज आंसर D। क्लियर। तो ये जो अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, इसमें इसी तरह से चीज़ों को अरेंज किया जाता है ना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।